दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाबा, आपको कहाँ जाना है? बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। लगभग 80 साल के एक वृद्ध को आइसक्रीम की दुकान में के बाहर थोड़ी देर दूरी पर बैठा देख राज और सरिता उनके पास जाकर बोले, ठंड की कपा देने वाली रात, उस पर आज हवाएं तो ऐसी ठंडी चल रही थी जैसे वे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देगी। आज हमारी शादी की सालगिरह है और सरिता को ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद सरिता ने कहा, चलिए आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और हाँ, मेरी आइसक्रीम नहीं भूलिएगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी उठा ली और हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के निकल पड़े। मैं राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरी पत्नी सरिता एक हाउस मेकर है, या ऐसा कहूँ कि वे मेरी भाग्य लक्ष्मी है तो गलत नहीं है। जिसके पास कभी कुछ ना रहा हो और उसके मेरे जीवन में आते ही उसकी मेहनत और तपस्या ने मेरे जीवन में रंग ही रंग भर दिए। सारी सुख सुविधाओं से मेरा घर बढ़ गया। मेरे दोनों बच्चे राहुल और अंकिता सेटल्ड हो गए और उनकी शादी भी हो गई। आपको कहीं आश्चर्य तो नहीं हो रहा कि इतने बूढ़े लोग और लॉन्ग ड्राइव? क्या करूं, सरिता की चंचलता और हंसमुख स्वभाव ने दिल और दिमाग को कभी बूढ़ा होने ही नहीं दिया। इसलिए उसने आज जब लॉन्ग ड्राइव की इच्छा जताई तो मैं मना ही नहीं कर सका। घर से थोड़ी दूर जाते ही सरिता ने गाड़ी रोकने को कहा तो मैंने कहा, यहाँ क्यों रोकना है? आइसक्रीम की शॉप दूर है। तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम पसंद नहीं? उसने कहा, आइसक्रीम तो मैं वहीं की ही खाऊंगी, लेकिन पहले कुछ जरूरी काम है। गाड़ी से नीचे उतरिए और डिक्की खोलकर उसमें 3-4 बैग पड़े हैं, पहले उसे निकालिए। मैंने भी गाड़ी साइड में लगा दी और थैला निकालकर उसके साथ ही हो गया। वे सड़क किनारे रहने वाले गरीब लोगों में बांटने के लिए गर्म कपड़े और कुछ सामान लाई थी। कपड़े देने के बाद हम लोग वहां से निकल गए। मैंने पूछा तो उसने, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कपड़े देने जाना है? तो सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बता देती तो आप बोलते कि कल दिन में दे देना, इतनी ठंडी में क्यों बाहर जाना है। मैं भी मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। हम सरिता की फेवरेट आइसक्रीम शॉप पहुंचे। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, सरिता ने मुझे इशारे से एक वृद्ध को दिखाया। देखने में एक अच्छे घर का एक वृद्ध लग रहा था, साथ में कुछ सामान भी था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे कहीं जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों हम खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास चले गए। मैंने उन्हें देखकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहीं जाना है क्या? रात में यहाँ सवारी गाड़ियां कम ही मिलती हैं और आज ठंड की वजह से तो मिलना मुश्किल है। वृद्ध हमें देखने लगा। मैंने फिर पूछा, बाबा बताइए तो, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूंगा। इतनी ठंड में यहाँ बैठकर इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। आप बताइए कहाँ जाना है? हमारे बार बार पूछने पर यह सरिता, शायद सरिता की स्नेहशील आग्रह से उस वृद्ध ने बड़े गले से कहा, कहाँ जाना है ये तो पता नहीं, लेकिन कहाँ नहीं जाना है ये जरूर पता है। उस वृद्ध की बात से हम स्तब्ध रह गए। सरिता ने वृद्ध से आग्रह पूर्वक कहा, बाबा आज ठंड बहुत है, चलिए पहले वहां चलकर थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर बात करेंगे। वही चाय की एक छोटी सी टपरी थी। सरिता बाबा के साथ चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी उनका सामान उठाकर उनकी सहारा देते हुए चलने लगा। दुकान पर हमने चाय और बिस्किट लिया। सब अपना अपना कुल्हड़ लिए चाय पीने लगे। एक अजीब सी शांति थी। बस बीच बीच में चाय की चुस्कियां की आवाज आ रही थी। बाबा की आवाज ने इस शांति को भंग किया और सरिता से बोले, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? मैं सरिता, और इनका नाम राज है बाबा, ये मेरे पति हैं। बेटा इस शहर में या आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? बाबा की बात सुनकर मैं और सरिता
एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आया कि इस उम्र में वृद्धाश्रम बात करने के तरीके और पहनावे से बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि वे किसी गरीब घर के हैं जिसे खाने पहनने की समस्या हो। फिर जीवन के इस पड़ाव पर वृद्धाश्रम बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पूछा, बाबा आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? आपका घर कहाँ है? और इतनी रात को आप यहाँ कैसे? आपके परिवार में कोई नहीं है बाबा? कुछ तो बताइए, तभी तो आपकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। हमारे प्यार और अपनेपन से बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरा बेटा मुझे अपने साथ यहाँ शहर ले आया। 2 साल तो सब कुछ ठीक था। मैंने सोचा जब सब कुछ देखना इन्हें ही है तो मैं घर और जमीन रखकर क्या करूँगा। मैंने अपना घर, जमीन और सारी जमा पूंजी अपने बेटे बहू के नाम कर दी और उन्होंने ये कहकर बेच दी कि वहाँ फालतू की जमीन पड़ी है, कोई कब्जा कर लेगा। हम लोगों को फुर्सत नहीं कि वहाँ जाकर इसकी देखभाल कर सकें, इसलिए उसे बेच देना अच्छा है। मैं भी उनको दिखावे के प्यार में आ गया और अपना सब कुछ गवा लिया। सब कुछ मिलने के बाद मैं उनके लिए बोझ और घर में पड़े रहने वाली रद्दी की तरह हो गया। घर में कोई मेहमान या उनके दोस्त के आने पर वे मुझे एक कमरे में बंद कर देते और सबके चले जाने के बाद ही बाहर निकालते। कहते थे मैं अगर मेहमानों के सामने आ गया तो उनकी बेइज्जती होगी, और आज मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा नहीं बेटा। मेरे अपने तो मुझे यहाँ फेंक गए, मैं तो उनके लिए मर चुका हूँ। सोचा कुछ काम करके बाकी का जीवन काट लूंगा, लेकिन इस उम्र में कोई काम भी नहीं देता, गांव भी नहीं जा सकता, इसलिए वृद्धाश्रम का पता मिल जाता तो। मैंने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम छोड़ देते हैं आपको। हम लोग उन्हें अपने साथ घर ले आए। घर आकर बाबा परेशान हो गए। बोले, नहीं बेटा, मैं अब और किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकता। बस मुझे पता बता दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। सरिता और मेरे लाख विनती करने पर भी वे मान नहीं रहे थे। तभी सरिता ने कहा, बाबा पिता के ना होने का दुख शायद मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। मुझे तो अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं, और मेरा भाग्य देखिए, शादी करके जब राज के साथ घर बसाया तो उनके माता पिता भी नहीं थे। मैंने माँ का तो प्यार देखा, तो क्या बाबा ईश्वर ने ये जो पिता के प्यार का सौभाग्य दिया है, ये भी आप मुझसे छीन लेंगे? मत चाहिए ना पिताजी, हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है। सरिता के प्यार ने बाबा को जाने से रोक लिया। बाबा के घर में आ जाने से अब घर में एक अलग ही रौनक रहती। हमारे बच्चों को भी दादा का प्यार मिल गया और सर पर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद। धीरे धीरे सब समय बीतने लगा। अब बाबा का गांव भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब उनके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी थी। हमारा बेटा राहुल तो जैसे बचपन में ही चला गया। सब काम दादाजी के साथ करना है, खाना, सोना, घूमना। दादा पोते की खूब बनने लगी। राहुल का क्या, अब हम सब का बाबा के बिना कहीं मन नहीं लगता। बेटी भी अपने ससुराल से घर महीने 4-5 दिन बाबा के साथ रहने के लिए आ जाती। एक दिन अचानक से बाबा की तबीयत कुछ खराब हो गई। हम लोग उन्हें अस्पताल ले गए और डॉक्टर की चेकअप और दवा के बाद हम उन्हें घर ले आए, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार न होने की वजह बिगड़ने लगी। हम लोग उन्हें फिर से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही रुकने की सलाह दी, लेकिन वे ना जाने क्यों घर जाने की जिद पकड़ कर बैठ गए। हमें उन्हें घर लाना पड़ा। रात को भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाया। फिर रात तक सब बाबा के पास बैठे थे। फिर उन्हें नींद आने पर हम सब सोने चले गए। राहुल आज भी बाबा के साथ सोया। सुबह सरिता जब बाबा के कमरे में उन्हें देखने गए तो वे हम सब से विदा लेकर भगवान के पास जा चुके थे। बाबा के इस तरह अचानक से चले जाने से सब
बहुत दुखी थे। धीरे धीरे लोगों को आना जाना शुरू हो गया। बाबा का सारा क्रियाक्रम भी बीत गया। कई दिनों से बाबा का कमरा साफ नहीं हुआ था। सरिता बाबा के कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। मैंने ही उसे समझाकर काम वाले भाई को सुबह बाबा का कमरा साफ करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई सरिता के पास आई और बोली, दीदी बाबा का कमरा साफ कर रही थी तो उनके तकिए के नीचे ये लिफाफा मिला। सरिता ने लिफाफा खोला तो उसमें 10-10 के कुछ पुराने नोट थे। एक लाल पुराने से कपड़े में एक छोटी सी बच्चों की सोने की चेन थी और एक चिट्ठी सरिता के नाम, जिनके अक्षर देखकर लग रहा था कि बाबा के हाथ कांप रहे थे लिखते हुए। चिट्ठी में लिखा था, बेटी सरिता, तुमने मुझे जो दिया उससे तो मैं इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि ईश्वर ने मुझे पिता होने का सुख जरूर दिया, भले ही देर से दिया, और तुम्हारा पिता होने के नाते मैं अपनी संपत्ति का वारिस तुम्हें बनाता हूँ बेटी। इस लिफाफे में जो है वे मेरी और मेरी पत्नी की आखिरी संपत्ति है जिससे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम और राज बेटा हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। पत्र पढ़ते ही सरिता जोर जोर से रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल सरिता को संभाला और उसे समझाया कि बाबा ने तुम्हें अपनी संतान मान लिया, वे एक पिता की तरह अपनाया, तभी तो वे तुम्हें अपना वारिस बना गए। तुम ही उनकी असली वारिस हो। बाबा के इस प्यार के आशीर्वाद की हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।